पाकिस्तान का बजट 2025 ये आपके लिए और मेरे लिए क्या लाया है, आज की इस वीडियो में हम ज़रा एनालाइज करेंगे। काफ़ी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि करंट हुकूमत की इस वक्त क्या सोच है, किस तरह वो आपकी जेब से पैसे निकलवाना चाहते हैं। हम पाकिस्तान के बजट का साइज देखेंगे, हम देखेंगे कि किस तरह इसमें नए टैक्सेस लगाए गए हैं, डिजिटल सेक्टर को किस तरह टारगेट किया गया है, इनकम टैक्स कितना कम किया गया है और इसके अलावा और क्या नई चीज़ें आई हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन का असर हम सब पर पड़ता है और इस हवाले से हुकूमत क्या बजट लेकर आई है उसको समझना और एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं। हम इसमें सबसे पहले मोटी मोटी चीज़ें देखेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखेंगे और एंड पर देखेंगे कि कहां कहां पर टैक्सेस लगाए गए हैं। तो पाकिस्तान के इस बार के बजट का जो वॉल्यूम है वो है 17.573 ट्रिलियन रुपीस। अगर डॉलर्स की बात करें तो ये 62 बिलियन डॉलर्स का बजट बनता है, यानी तकरीबन 17.6 ट्रिलियन रुपीस का बजट, जिसका हम अगर अपनी करेंसी यानी रुपीस में मुवाजना करें तो पिछले बजट के मुकाबले में थोड़ा सा छोटा बजट है। ये 6.9% का डिक्रीज देखा गया है। इंटरेस्टिंगली ओवरऑल तकरीबन 7% का डिक्रीज है, लेकिन मिलिट्री बजट में 20% का इजाफा किया गया है पिछले साल के मुकाबले में, और वो पिछले साल जीडीपी का तकरीबन 1.73 था जो अब 1.9 से ऊपर चला गया है पाकिस्तान का मिलिट्री बजट। और डॉलर टर्म्स में बात करें तो 62 बिलियन डॉलर्स का आपका ओवरऑल बजट है, जिसमें से मिलिट्री को 12 बिलियन डॉलर्स मिलेगा। और इसके अलावा डेट सर्विसिंग की बात करें, यानी आपने जो कर्जे देने हैं उनकी रीपेमेंट्स, इंटरेस्ट, वही सिर्फ 47% है। यानी पाकिस्तान का कुल जो बजट है उसका तकरीबन आधा डेट सर्विसिंग में चला जाएगा, इंटरेस्ट की पेमेंट्स में चला जाएगा। ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अलमिया है। और बाकी जो थोड़ा बहुत बचता है मिलिट्री एक्सपेंडिचर को निकाल के, वो आपके लिए और मेरे लिए बचता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि इस बार एक बार फिर हेल्थ एंड एजुकेशन के जो सरकारी बजट्स हैं उनमें कमी की गई है। और फिर इसलिए इस तरह के मसाइल हम देखते हैं कि हस्पताल में गरीबों के लिए अद्वियात का भी खात्मा हो रहा है, और इस हवाले से हमें कोई संजीदा एफर्ट्स नज़र नहीं आ रही। हम देख रहे थे कि वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें बहुत से सहाफ़ियों ने उसका बॉयकॉट किया, वो वहाँ से वॉकआउट कर गए और कुछ सहाफ़ियों ने बड़े सख्त सवालात पूछे। इसके अलावा एक बहुत बड़ी अमाउंट रखी गई है सब्सिडीज़ के लिए। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो पावरफुल कॉरिडोर्स हैं, उनको सब्सिडीज़ भी दी गई हैं। और इसके अलावा एफबीआर ने टैक्स के हवाले से बड़े बड़े टारगेट्स रखे हैं। टैक्स का मैं बताता चलूं कि जो सैलरीड क्लास थी पिछले फिस्कल ईयर में उसने 600 बिलियन रुपीस का टैक्स दिया है। 600 बिलियन रुपीस सिर्फ सैलरीड क्लास ने। हमने लास्ट ईयर इस वीडियो में डिस्कस किया था कि कितने खतरनाक टैक्सेस उन पर लगाए गए थे, जिनको थोड़ा सा कम किए, जो हम आगे जाकर देखेंगे। तो 600 बिलियन रुपीस सिर्फ सैलरीड क्लास ने दिया है और 31 बिलियन रुपीस आपकी जो ताजिर कम्युनिटी है, जो टैक्स देती नहीं है, वो उन्होंने दिया है। मतलब कितने गुना का फ़र्क है। एक आपकी 9 to 5 काम करने वाले लोग हैं बेचारे, ना उनको पेंशन वगैरह मिलती हैं, वो सबसे ज़्यादा टैक्स भी देते हैं। और दूसरी तरफ जो आपकी ताजिर कम्युनिटी है, जो आपकी कन्वेंशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के बहुत करीब हैं, उनको बहुत बड़ी टैक्स छूट मिली है। तो हुकूमत का कहना है कि इस बार हम डंडे के ज़ोर पर टैक्स निकलवाएंगे, जो एक अप्रोच हम देख रहे हैं कई सालों से कि पाकिस्तान काफ़ी सख्त हुआ है टैक्स कलेक्शन के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान ने ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यूज़ इकट्ठे करने हैं। पाकिस्तान के पास मतलूबा रेवेन्यू नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी बहुत सी चीज़ों को प्रॉपरली नहीं कर पा रहा, जिसमें डिफेंस है, जिसमें तरक्की है, लोगों की खिदमत है। तो वो कह रहे हैं कि लोगों से ज़्यादा हम टैक्स निकालेंगे और नॉन फाइलर्स के पीछे पड़ चुकी है हुकूमत। नॉन फाइलर्स के हवाले से बहुत सी मीम्स बन रही हैं कि उनके लिए सांस लेना भी बहुत मुश्किल कर दिया जाएगा। एक तजवीज़ ये भी ज़ेरे गौर आई है कि उनको बाहर सफ़र करने नहीं दिया जाएगा, यानी मुल्क से बाहर जाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपको पता है, तजवीज़ आती रहती है। लेकिन नो डाउट पाकिस्तान में जो फाइलर्स की तादाद है उनमें इजाफा हो रहा है हर साल, लेकिन अभी भी हुकूमत समझती है कि फाइलर्स की तादाद बहुत कम है, इसको हमने ज़्यादा करना है और नॉन फाइलर्स के पीछे हम जाएंगे, हर तरह के इकदामात करेंगे। हुकूमत कह रही है हर बंदे को फाइलर बनना चाहिए। मैं अपनी टैक्स फाइलिंग एक एफबीआर के ऑफिसर से करवाता हूँ, मुझे टोटल 5 मिनट लगते हैं। आप लोगों को भी ये करना चाहिए। वकला हज़रात भी हैं, वो भी अपनी सर्विसेज देते हैं, लेकिन जो एफबीआर के ऑफिसर्स होते हैं वो ज़रा तेज़ काम कर देते हैं, मतलब जल्दी।
पैसे दोनों जगहों पे आपको देने पड़ते हैं, 5 से 10 हज़ार रुपये हर साल आपके लगते हैं। और हुकूमत ने ये प्रोसेस इतना मुश्किल बनाया हुआ है कि वेबसाइट पर या खुद आप इसको नहीं कर सकते। तकरीबन नामुमकिनात में से है एक पढ़े लिखे बंदे के लिए भी। अच्छा, अब आते हैं ज़रा मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स की तरफ जो पिछले साल हुकूमत ने अचीव किए हैं। हुकूमत का टारगेट था ग्रोथ रेट का 3.6%, जो कि 2.7% सिर्फ अचीव हुई है। एक बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है, यानी बहुत से सेक्टर्स ने सही परफॉर्म नहीं किया और ये हुकूमत के नंबर्स हैं, ये हमें बता रहे हैं कि 2.7% की सिर्फ ग्रोथ हुई है। या 5 साल में देख सकते हैं कि ग्रोथ किस तरह नीचे आई है पाकिस्तान की, और इस दफ़ा टारगेट 4.2% ग्रोथ रेट का रखा गया है। इसके अलावा मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें तो इन्फ्लेशन रेट काफ़ी हद तक कम हुआ है और वो 5% के करीब है, जो कि 30% था आज से 2 साल पहले। यानी महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि उसके बढ़ने का रेट अब कम हो चुका है और उसको हुकूमत एक बहुत बड़ी सक्सेस बता रही है कि देखो हमने महंगाई पर काबू पा लिया। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। महंगाई पिछले 2-3 सालों में इतनी ज़्यादा हुई है कि उसके बढ़ने की रेशो अब कम हो गई है और डेफिनेटली ये हम देख रहे हैं कि लोगों की कुव्वत ख़रीद इस वक्त बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट हुई है। ये आप रजब भट्ट वगैरह को देखकर इकॉनमी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जो बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। उन्होंने कितने बकरे ले लिए। हम सब ने देखा कि किस तरह बड़ी ईद पे जो जानवरों की मार्केट है वो क्रैश कर गई थी, क्योंकि इस दफ़ा लोगों ने बकरे लिए ही नहीं है, लोगों ने जानवर बड़ी मुश्किल से ख़रीदा है। इसके अलावा लाहौर में जो मेन कमर्शियल हब है MM आलम और गुलबर्ग, वहाँ पर इस दफ़ा ईद की शॉपिंग ना होने की बराबर हुई है। सड़कों पर कोई रश नज़र नहीं आया। आम दिनों में इससे ज़्यादा रश होता है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लोगों की बाइंग पावर का, इसलिए आपकी ग्रोथ रेट भी कम आई है। ये चीज़ आपको बताती है कि महंगाई कितनी ज़्यादा है। लेकिन हुकूमत कह रही है कि इन्फ्लेशन रेट पर काबू पाया, ये एक मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर है। इसके अलावा आपकी जो पर कैपिटा इनकम है उसमें भी थोड़ी सी बेहतरी आई है। 2021 के लेवल्स पर हम वापस आए हैं, यानी तकरीबन $1800 सालाना एवरेज है ये पाकिस्तान की इनकम, पर कैपिटा इनकम जिसे कहा जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर को देख लें, इस दफ़ा हुकूमत के खुद नंबर्स कह रहे हैं कि कोई ग्रोथ नहीं हुई, 0.6% की ग्रोथ हुई है। टेरिबल कंडीशन है आपकी ज़राअत की, किसान इस वक्त रो रहे हैं। गंदम की फसलों का जो हमने हाल किया था, किसान रुल गए थे। आज से 1.5 साल पहले हमने बाहर से इंपोर्ट कर ली थी और इस सेक्टर को हमने हर तरह से डिस्करेज किया, जिसकी वजह से इस दफ़ा बड़ी बुरी रही है परफॉर्मेंस फसलों की और 0.6% की ग्रोथ आई है। इस हवाले से हुकूमत की जो इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, उन्होंने मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान किया है। और अभी इस वीडियो में हमने जिक्र किया था कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद भारत मजीद तंग करेगा पानी के हवाले से। जब वो टाइमिंग नहीं आपको बताएगा कि कितना पानी छोड़ रहा है, कितना रोक रहा है, इससे मजीद हमारी फसलों को नुकसान पहुंचेगा। तो ये एक इतना गंभीर मसला है जिसको इस वक्त के हुक्मरान शायद समझ नहीं पा रहे या समझने से कासिर हैं। और इनकी अपनी तनख्वाहों की बात करें, पार्लियामेंटेरियंस, काबीना के लोग, इन्होंने 200 से 500% तक अपनी तनख्वाहों में इजाफा करवाया, यानी दुगनी या 5 गुना ज़्यादा। यानी अगर तनख्वाह 2 लाख थी तो कई पार्लियामेंटेरियंस की अब 10 लाख हो जाएगी, जबकि गवर्नमेंट मुलाजमिन की तनख्वाहों में सिर्फ 10% इजाफा किया गया है। और बाकी जो आवाम है, जो ज़्यादा आवाम है, जो बेचारी प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब करती है, जो मज़दूर हैं, उनकी तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं। वो कौन करेगा? मिनिमम वेज में भी इजाफा नहीं किया गया, जो मज़दूर की 37,000 रुपये है, उसमें कोई इजाफा नहीं किया गया। लेकिन नॉन फाइलर्स के पीछे हर तरह से जाएंगे, उनके पीछे डंडा सख्त किया जाएगा और उनके लिए एसेट बाइंग भी मुश्किल कर दी जाएगी। अगर उन्होंने कोई गाड़ी ख़रीदनी है या कोई घर वगैरह या प्रॉपर्टी, वो उनके लिए मुश्किल की जाएगी। और पिछले दिनों हमारे सामने ये भी फिगर आई थी कि 44% पाकिस्तानीज़ गुर्बत की सतह से नीचे चले गए हैं और 11 मिलियन तकरीबन भूख का सामना कर रहे हैं। उनके पास प्रॉपर खाना नहीं है। और यहाँ पर अशराफिया ने जो अपने आप को नवाजा है, जिस तरह सैलरीज में इजाफा किया है 2 से 5 गुना तक, और जिस तरह सब्सिडीज दी हैं एक दूसरे को, और जिस तरह अपने बजट्स बढ़वाए हैं, और बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनको सब्सिडीज मिली हैं, और बेवाओं को पेंशन सिर्फ 10 साल तक मिलेगी उनके शौहर के मरने के बाद। तो ये हमने देख लिए इकॉनमी के मेजर इंडिकेटर्स और इस बजट की मोटी मोटी बातें। अब आते हैं ज़रा टैक्स की तरफ। चला भाई ज़रा टैक्स तो निकाल ज़रा। मैंने ज़रा तमीज़ में कहा है आपको, लेकिन हुकूमत अब आपके साथ कोई तमीज़ नहीं करेगी। हुकूमत ने सबसे बड़ा जो एटम बॉम्ब गिराया है वो डिजिटल सेक्टर पर गिराया है। हुकूमत ने कह दिया है कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होगी उस पर भी हम टैक्स लेंगे, यानी ये डिजिटल सेक्टर को बहुत ज़्यादा डिस्करेज करने वाली बात है। और इसको बहुत से लोग एक अनयूजुअल मूव करार दे रहे हैं कि ये किया क्या है।
अब ये जो डिजिटल सेक्टर है, जो फ्रीलांस कम्युनिटी है, जो डिजिटल सर्विसेज के ज़रिए पैसे कमाती है, इसमें ज़्यादा आपकी यूथ है और औरतें हैं। मर्द तो फिर भी कन्वेंशनल जॉब्स कर लेते हैं, वो तो इनकम टैक्स बेचारे दे ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इनको टारगेट किया गया है, यूथ को, बच्चों को और औरतों को। ये जो डिजिटल सर्विसेज के ज़रिए पैसा कमा रहे थे, जो आपकी ऑनलाइन परचेजिंग ऐप्स होती हैं, फूड के हवाले से, क्लोथिंग के हवाले से, या आप कोई और चीज़ मंगाते हैं आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, और इसके ज़रिए तकरीबन हुकूमत 64 बिलियन रुपीस का टैक्स इकट्ठा करना चाहती है। इससे पहले हम आपको ये बताते चलें कि सोलर पैनल्स की इंपोर्ट पर भी 18% तक टैक्स लग गया, यानी सोलर इंडस्ट्री को शदीद हद तक डिस्करेज करने का प्लान है, क्योंकि लोगों ने इतने ज़्यादा सोलर लगा लिए। क्यों लगाए? हुकूमत ने होशरुबा इजाफा किया बिजली के बिलों में, तो उससे घबरा कर जब लोगों ने सोलर लगाए, वहाँ पर भी लोगों को चैन नहीं लेने दिया जा रहा, और नेट मीटरिंग की पॉलिसी को भी तब्दील किया जा रहा है, यानी सोलर सार्फिन के लिए अब वो मज़े नहीं जो पहले हुआ करते थे। हुकूमत की बिजली लो, महंगी वाली बिजली लो, तो डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज पर भी अब टैक्स लगेगा। ऑलरेडी ये सर्विसेज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का शिकार कर रही थी जब से आपकी पेट्रोल प्राइसेस महंगी हुई हैं। बहुत सी कंपनीज तो हमने देखा पाकिस्तान छोड़कर चली गई, या उनके काम धंधे नहीं चले, तो जो बेचारी रह गई थी उनको मजीद डिस्करेज किया जा रहा है। ई लर्निंग, ऑनलाइन बैंकिंग, डिज़ाइन, रिसर्च, कंसल्टेंसी, डिजिटल अकाउंटिंग और ऑनलाइन फैसिलिटीज़, जो भी कोई ये सर्विसेज दे रहा होगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। और जितने भी फॉरेन वेंडर्स पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उनको डिजिटल प्रेजेंस प्रोसीड टैक्स के तहत टैक्स नेट में लाया जाएगा और 5% उनसे टैक्स वसूल किया जाएगा, और जो लोकल कंपनीज हैं, जो लोकल वेंडर्स हैं, उनसे 1 से 2.5% तक टैक्स लिया जाएगा। वो फॉरेन वेंडर्स जिनकी सिग्निफिकेंट डिजिटल प्रेजेंस है उनको 5% तक टैक्स देना पड़ेगा, जो भी वो ऑनलाइन अपनी चीज़ें बेचेंगे। और वो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जो कि अनरजिस्टर्ड वेंडर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर जगह देंगी, उनको फाइन भी किया जाएगा। और ये जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करेंगे ये प्लेटफॉर्म्स, बैंक्स खुद ब खुद इनसे टैक्स काट लेंगे। आपने नोट किया होगा पिछले 1-2 सालों में आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं बैंक्स की तरफ से कि आपके फलाना मतलब परसेंटेज कट गई, 200 रुपये कट गए, 300 रुपये कट गए। हर वक्त ये बैंक्स पैसे ही काटते रहते हैं, क्योंकि थैंक्स टू आवर हुकूमत जिसने बैंक्स को इनेबल किया है कि वो हर वक्त हमारे टैक्स काटते रहते हैं, हर वक्त पैसे निकालते रहते हैं। हर वक्त ATM जाओ वहाँ पर पैसे कटते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो वहाँ पर पैसे कटते हैं, ऑनलाइन कुछ परचेज करो वहाँ पर पैसे कटते हैं। और जहन में रखें GST अलग है जो 16% है। इसके अलावा हुकूमत ने पाकिस्तान की मिडिल क्लास पर एक और जुल्म किया है। ये जो आपके लोग बेचारे जो सस्ती गाड़ियां खरीदते हैं, जो आपका मिडिल क्लास तबका है, लोअर मिडिल क्लास तबका है, 800 सीसी की गाड़ियां खरीदता है, 850 सीसी गाड़ियों पर भी टैक्स रेशो बढ़ा दी गई है 18% तक। पहले ये 12.5% थी, अब 18% कर दी है। मतलब सस्ती गाड़ियां मजीद महंगी होने जा रही हैं, और बहुत सी महंगी गाड़ियों पर टैक्स कम किया है हुकूमत ने। वाह। और इसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत पर एक बार फिर लेवी लगा दी है। भाई क्या बात है, यहाँ पर तो हुकूमत को कंसिस्टेंसी की दाद बनती है कि एक दफ़ा फिर 2.5 रुपीज़ की लेवी लगा दी है, जो ऑलरेडी 77 से 80 रुपये थी। ये कैसा मुल्क है जो पर लीटर हर बंदे से 80 रुपये वसूल कर रहा है लेवी की मद में, 80 रुपये। अभी आप देखें कि ग्लोबल मार्केट में ऑयल प्राइसेस कितनी कम हुई हुई हैं, फिर भी हमारे मुल्क में 250 से ज़्यादा है ऑयल प्राइसेस, और उसके ऊपर फिर 2.5 रुपीज़ की एक लेवी लगने लगी है। हुकूमत कहती है कि ये कार्बन लेवी है, ये जो नई लेवी आई है कि हम ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो सोलर है उसको डिस्करेज कर रहे हैं 18% की ड्यूटी लगाकर। क्या कहे बंदा। अब सोलर महंगा कर रहे हैं, सस्ती गाड़ियों को महंगा कर रहे हैं, लेवी बढ़ाई जा रहे हैं, और डिजिटल पर जो लोग रोजगार कमा रहे थे उनको भी डिस्करेज किया जा रहा है। और पिछले साल जो सैलरीड क्लास की बुरी तरह से कमर तोड़ी गई थी, जो हमने देखा था स्लैब्स बनाई गई थी, टैक्स स्लैब्स, उनमें थोड़ी सी कमी की गई है। पिछले साल तो ये हमने देखा था कि जो 50,000 भी कमा रहे मंथली, उस पर भी टैक्स लगा दिया था 5%, उसको 2.5% तक कर दिए, यानी जो मिनिमम टैक्स स्लैब है इनकम टैक्स की, जो लोग पैसे कमाते हैं बेचारे, यानी जो सैलरीड क्लास है। पहले कहा था कि हम इसको 1% कर देंगे, लेकिन नहीं रहा गया, वो 2.5% तक कर ही दी उन्होंने 5% से कम करके, यानी आधी कम की है। और जो तकरीबन 1.5 लाख या इससे ऊपर कमाते थे, पिछले बजट में उन पर 15% तक टैक्स लगाया गया था, या मंथली वो 15% टैक्स देंगे। अगर बेचारे 2.25 लाख के करीब कमाते हैं, उस टैक्स को 15 से कम करके 11% कर दिया गया है। और जिनकी मंथली सैलरी 2.5 लाख या उससे ऊपर है, पिछले साल उन पर टैक्स 25% था, जो 23% कर दिया गया है। बहुत ज़बरदस्त। और इससे ऊपर की जो स्लैब्स हैं, यानी 4-5 लाख जो लोग मंथली कमाते हैं,
उनके लिए कोई टैक्स रिलीफ नहीं है और वो बहुत बड़ी रेशियो में टैक्स दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान के लोगों का अपने सिस्टम से यही है कि आप जो इतनी बड़ी मिकदार में हमसे टैक्सेस ले रहे हो, इनकम टैक्स ले रहे हो, जीएसटी ले रहे हो, फिर डिजिटल टैक्सेस हैं, इसके अलावा बिजली के बिलों में कितने ज़्यादा टैक्सेस हैं, पेट्रोलियम लेवी है, कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो उसमें इतने ज़्यादा सर्विस टैक्स होते हैं, विद होल्डिंग टैक्स होते हैं, इसके बदले हमें दिया क्या जा रहा है? मतलब ये सैलरीड क्लास पर जो 30% तक टैक्स है, यानी आप ऊपर जाते जाओ तो ये 30% बन जाता है, 30 से 35%। टैक्सेस की ये रेशियो उन यूरोपियन ममालिक को टच करती है जो सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने लोगों को, फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ देते हैं। यहाँ पर क्या मिलता है? पाकिस्तान में जो सफ़ेद पोश तबका थोड़ा सा बेहतर कमाना शुरू हो जाए, वो क्या गवर्नमेंट सर्विसेज लेना पसंद करेगा? जितनी फटीचर होती हैं गवर्नमेंट सर्विसेज, और वो गवर्नमेंट सर्विसेज सिर्फ गरीब ही इस्तेमाल करते हैं और उनका लिविंग स्टैंडर्ड कभी इंप्रूव नहीं होता, क्योंकि उनके लिए भी हुकूमत ने कभी कुछ नहीं किया। लेकिन जिनसे हुकूमत इतना ज़्यादा ले रही है, उनको क्या बदले में दे रही है? वो तो अपना सब कुछ खुद करते हैं। वो अपने बच्चों को महंगे स्कूलों में पढ़ाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का इंतखाब करते हैं, क्योंकि ये सर्विसेज हुकूमत ने नहीं प्रोवाइड की अच्छी। सरकारी अस्पतालों में तो अद्वियात के मसले ख़त्म नहीं होते, ये क्या बेहतर फैसिलिटीज़ हमें देंगे? तो ये एक सवाल हमें हुकूमत से ज़रूर पूछना चाहिए कि जो इतने ज़्यादा आप टैक्सेस ले रहे हो, जो कई जगहों पर यूरोप के टैक्सेस के लेवल्स को टच कर रहे हैं, उसके बदले में हमें मिल क्या रहा है? वहाँ पर लोगों के लिए हेल्थ है, एजुकेशन है, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जॉब्स के मौके हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो हुकूमत प्रोवाइड करती है, रेलवे सिस्टम है, आप कहीं भी जा सकते हो। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक एक काम करने के लिए अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता है, और अगर आप हुकूमती सर्विसेज पर रिलाय करो तो हो गया फिर आपका काम। तो इस हवाले से ज़रूर डिस्कशन होनी चाहिए और इस पर बहस होनी चाहिए कि पायन अगर ले रहे हो तो दे ही रहे हो। रियल इस्टेट सेक्टर में जो परचेज टैक्स रेट्स हैं उनमें भी कमी की गई है, लेकिन प्रॉपर्टी सेल के एडवांस टैक्स में इजाफा किया गया है। लेकिन ओवरऑल रियल इस्टेट सेक्टर को रिलीफ दिया गया है टैक्सेस में कमी करके, क्योंकि ये सेक्टर खुद हुकूमत का अपना मन पसंदीदा सेक्टर है। 2 साल पहले IMF ने दबाव डालना शुरू किया था कि रियल इस्टेट सेक्टर पर भी टैक्स लगाओ। हुकूमत ने थोड़े से टैक्स ज़रूर लगाए, लेकिन उनको फिर कम कर दिया है और उनको कंपनसेट किया है डिजिटल सर्विसेज पर टैक्स लगा के, जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का सहारा है। और वो डिजिटल सर्विसेज भी हुकूमत की तरफ से हमें नहीं मिली। ये सारे प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तानी नहीं हैं, हम बाहर के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके पैसे बनाते हैं। हुकूमत सिर्फ मिडल मैन का किरदार अदा करती है और उसमें भी रुकावटें डालती है। हुकूमत ने हर तरह से डिजिटल सर्विस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, कभी फायरवॉल के ज़रिए, कभी इंटरनेट बैन के ज़रिए और अब टैक्सेस के ज़रिए। जबकि हुकूमत ने खुद इस सेक्टर को फैसिलिटेट करने के लिए आज तक एक काम भी नहीं किया, कोई छोटा स्टेप भी नहीं उठाया। तो फिर हुकूमत खुद इनेबल करती है पाकिस्तानियों को इस तरह के इकदाम से कि वो मुल्क छोड़ दें, ब्रेन ड्रेन हो और जो बेहतरीन माइंड्स हैं पाकिस्तान के, वो बाहर जाकर अपनी सर्विसेज दें और वहाँ पर पैसे बनाएं। और इससे पाकिस्तान की इकॉनमी को भी नुकसान होता है। और जितना ये डिजिटल सर्विसेज पर टैक्स लगा रहे हैं, इसमें बहुत से लोग जिनके पास अपॉर्चुनिटी है वो ये भी करेंगे कि वो अपने अकाउंट्स फिर बाहर खोल लेंगे। वही पैसा जो पाकिस्तान में आना था वो हो सकता है वो दुबई मंगवाएं। हर बंदा नहीं ये कर सकता डेफिनेटली, जिसके पास ये ऑप्शन होगी। मतलब हुकूमत खुद इल्लीगल कामों को सपोर्ट करती है, उन कामों को सपोर्ट करती है जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान हो। अभी ये डिजिटल सेक्टर है, इसको ग्रो तो करने दें। जब ये ग्रो हो जाएगा प्रॉपरली, जब लोगों की जेब में ज़रा पैसा आ जाएगा, तब इसको टैक्स लगाना। हुकूमत इसको बढ़ने से पहले ही रोकना चाहती है और इसके पीछे पता नहीं क्या रीज़न है। सिर्फ रीज़न यही है कि अमीरों पर टैक्स नहीं लगाना, गरीबों से टैक्स वसूल करना है। लैंड रिफॉर्म्स आज तक नहीं हो सकी पाकिस्तान में, जागीरदारों पर टैक्स नहीं लगा, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को सब्सिडीज दी जाती हैं और गरीब जहाँ नज़र आता है कि पैसे बना रहा है उससे टैक्स लेना शुरू कर देते हैं। और फिर कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं करता। इसी वजह से तो तरक्की नहीं करता कि अमीर को खुली छूट दी हुई है, वो सब्सिडीज लेकर मजीद अमीर हुई जा रहा है और गरीब की जेब पर डाका डाला जा रहा है। जिस सेक्टर को ग्रो करने देना था, जिन इंडिविजुअल्स ने उनको ग्रो करना था, उनको डिस्करेज किया जाता है और फिर वो मुल्क छोड़ देते हैं। अपने सेटअप्स वो दुबई या यूके में खोल लेते हैं। हुकूमत को चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान भी तरक्की करे, हमारी इकॉनमी का भी साइज़ बड़ा हो, तो खुदारा जो इज़्ज़त से काम कर रहे हैं उन्हें काम करने दें। इतने टैक्सेस लगा के इन सेक्टर्स को डिस्करेज मत करें। यह हम सब की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क बने, जिसकी इकॉनमी का साइज़ बड़ा हो, जिसके पास बहुत ज़्यादा रेवेन्यू हो। वो रेवेन्यू तब भी आता है जब आप लोगों को काम करने देते हैं, उनकी राह में रोड़े नहीं अटकाते। हर जगह पर आप लोगों को डिस्करेज करते हैं। अभी डिजिटल सेक्टर में लोग पैसे कमाना शुरू हुए हैं, आपने उसको भी टैक्स कर दिया है।
ये फ्रीलांसर्स जो बाहर के मुल्कों में बेचारे घर बैठे अपनी सर्विसेज देते हैं, क्या ये आपकी वजह से देते हैं? ये मौका उनको इंटरनेट और बाहर के प्लेटफॉर्म्स ने प्रोवाइड किया है, आपने नहीं किया। वो उसके ज़रिए पाकिस्तान में डॉलर्स ला रहे हैं जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी को फ़ायदा होता है। लेकिन आप कहते हैं कि यार यहाँ भी हम टैक्स लगा दें। लेकिन आपने अपने दोस्तों को, जागीरदारों को, वडेरों को, रूलिंग एलीट को उन पर टैक्स नहीं लगाना बल्कि उनके लिए सब्सिडीज़ में इजाफा करना है और उनकी सैलरीज़ में 5 गुना इजाफा करना है। इन हालात को देखकर फिर लोग मायूस नहीं होंगे तो फिर क्या होंगे? फिर ब्रेन ड्रेन नहीं होगा तो क्या होगा? फिर लोग मुल्क छोड़ते ही रहेंगे। पाकिस्तान को ऊपर कौन लेकर जाएगा? हमारी इकॉनमी को कौन बड़ा करेगा? हम कब एक तरक्की याफ्ता कौम बनेंगे? कमेंट सेक्शन में बताइए, इस हवाले से आप क्या समझते हैं? हम कब एक तरक्की याफ्ता कौम बनेंगे? क्या आप इस बजट से मुत्तफिक हैं या आप मायूस हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।